इसी के साथ साथ यूके में पीआर से रिलेटेड भी काफी सारे अपडेट जो है वो अभी आए थे रिसेंटली। बट अगर आपका ये पर्पस है कि आपके पास लिमिटेड पैसे हैं और आपको यहाँ पे आके पढ़ाई करनी है, लोन लेके आ रहे हो, इसीलिए बहुत सारे जो मिलियनियर्स हैं, बिलियनियर्स हैं, वो यूके से मूव हो रहे हैं और आपकी वर्ल्ड वाइड इनकम पे यहाँ पे टैक्स लग सकता है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक अगेन टू अनदर व्लॉग। 2026 जो है वो स्टार्ट हो चुका है, 10 दिन ऑलरेडी निकल चुके हैं, सारे काम जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। ऑफिस में जितने भी प्रोजेक्ट्स थे वो रुके हुए थे, तो वो जनवरी के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाते हैं। सारे अपनी क्रिसमस हॉलीडे, न्यू ईयर हॉलीडेज के बाद वापस आते हैं ऑफिस में। इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि हमेशा हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि हमें यूके में आना चाहिए नहीं आना चाहिए। अब 2026 में क्या सिचुएशन चल रही है यूके की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो भी रियलिटी चल रही है, जो भी इमिग्रेशन के बारे में चीज चल रही है, उसके बेसिस पे आपको क्या डिसाइड करना चाहिए कि आपको यूके में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। और जो लोग यूके में रह रहे हैं उनके लिए भी ये वाली वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो। यूके की ग्राउंड रियलिटी के बारे में बात करने से पहले हम लोगों को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप लोग यूके क्यों आने का प्लान कर रहे हो, आपका पर्पस क्या है यूके में आने का। अब अगर आप स्टूडेंट वीजा पे आना चाहते हो यूके में 2026 में, या फिर आप यहाँ पे स्किल्ड वर्कर वीजा पे आना चाहते हो, या फिर आप यहाँ पे बिजनेस पर्पज से आना चाहते हो, और भी बहुत सारी चीजें, हेल्थ केयर के बारे में, हाउसिंग के बारे में, सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट के बारे में बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको पता है कि यूके में स्टूडेंट वीजा के ऊपर कितने सारे रूल जो है वो ऑलरेडी स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। यूके गवर्नमेंट जो है उनके ऊपर बहुत प्रेशर है, क्योंकि नेट माइग्रेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, आपको पता है। प्लस उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर भी है, क्योंकि दूसरी पार्टी जो है उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि अगर वो लोग आ गए यहाँ पे तो उन लोगों ने आईएलआर जो है वो बिल्कुल ही खत्म कर देना है, जिस पार्टी का नाम है रिफॉर्म पार्टी यूके में। तो इनके ऊपर बहुत पॉलिटिकल प्रेशर भी है कि भैया यूके में अब इनको भी कोई ना कोई जो है इमिग्रेशन के ऊपर रूल जो है वो लाने पड़ेंगे। अब अगर स्टूडेंट वीजा की बात की जाए तो स्टूडेंट वीजा अगर आप 2026 में आने का प्लान कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपकी पढ़ाई जो है वो 2027 में जाके खत्म होगी। पीएसडब्ल्यू वीजा जिसको बोलते हैं, पोस्ट स्टडी वर्क वीजा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप यहाँ पे पढ़ाई खत्म करते हो उसके बाद आपको कितना टाइम मिल रहा है यहाँ पे जॉब ढूंढने के लिए। अगर तो आपका पर्पस है कि भैया यहाँ पे आके मुझे पढ़ाई करनी है और उसके बाद मुझे वापस चले जाना है, मुझे सिर्फ पढ़ाई से मतलब है कि मुझे एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, पैसों की टेंशन है नहीं, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, वहां पे पढ़ाई करनी है, एंड देन यू हैव टू कम बैक टू योर ओन कंट्री एंड वहां पे अपना जॉब करना है, बिजनेस करना है, देन इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट अगर आपका ये पर्पस है कि आपके पास लिमिटेड पैसे हैं और आपको यहाँ पे आके पढ़ाई करनी है, लोन लेके आ रहे हो, उसके बाद आपको पीएसडब्ल्यू वीजा पे यहाँ पे काम करना है, या उस टाइम में आपको यहाँ पे स्किल्ड वर्कर वीजा की जॉब लेनी है, तो आपको प्लानिंग जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी। अब 2026 में अगर आप पीएसडब्ल्यू वीजा अप्लाई करते हो 31 दिसंबर 2026 से पहले, तो आपको 2 साल का पीएसडब्ल्यू वीजा मिलेगा। अगर आप 1 जनवरी 2027 के बाद अप्लाई करते हो तो आपको 18 मंथ्स का वीजा मिलने वाला है पीएसडब्ल्यू का। इसी के साथ साथ अगर ग्राउंड रियलिटी की बात यहाँ पे हम कर ही रहे हैं, तो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं, आपको पता है उनका वीजा जो होता है वो लिमिटेड होता है। एम्प्लॉयर्स यहाँ पे प्रेफर करते हैं कि आपका वीजा लिमिटेशंस ना हो। इस टाइम पे बहुत ही कम एम्प्लॉयर्स हैं जो यहाँ पे स्पॉन्सर वीजा देने के लिए राजी हो रही है, क्योंकि उनको कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा पड़ती है अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो वो लोग प्रेफर करते हैं कि उनको यहीं का कोई कैंडिडेट मिल जाए। बहुत सारे एम्प्लॉयर्स ने अपनी जो हायरिंग है वो फ्रीज कर दी है, ग्रेजुएट वीजा स्कीम जो है वो हटा दी है, और फ्रेशर्स को हायर करना उन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि उनको यूके एक्सपीरियंस वाले बंदे ही चाहिए। यहाँ तक कि एंट्री लेवल जॉब्स के लिए यूके का जो वर्क प्लेस कल्चर है ना, वो मैटर करता है। जो सबसे बड़ा रीजन है ना एम्प्लॉयर्स का यहाँ पे स्टूडेंट्स को जॉब ना देने का, वो है कॉस्ट ऑफ हायरिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। लीगल कंप्लायंस होता है, कंप्लायंस चेक्स होते हैं, इमिग्रेशन से रिलेटेड इश्यूज आते हैं, स्पॉन्सरशिप की जो फीस है उनको वो देनी पड़ती है। तो अगर कोई आपका रेयर टैलेंट है यहाँ पे, अगर कोई ऐसी जॉब है या ऐसे स्किल्स है आपके अंदर जिसकी यहाँ पे बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, उसी केसेस में जो है वो आपको स्पॉन्सरशिप मिलना आज की डेट में पॉसिबल है। वरना इतने ज्यादा कैंडिडेट्स हो गए हैं ना, तो एम्प्लॉयर ने यहाँ पे स्पॉन्सरशिप देना भी बंद कर दिया बहुत सारे एम्प्लॉयर्स ने। तो अभी मेरे लिए एक डॉक्टर अपॉइंटमेंट है, तो मैं उसी के लिए निकला हूँ बस। यहाँ पे अगर आपकी कोई डॉक्टर अपॉइंटमेंट है, या फिर कोई आपको बच्चों को स्कूल से लेने जाना है, लेके आना है वापस, ये सारी चीजों के लिए फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी ऑफिस से मिल जाती है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस काफी रिस्पेक्टफुल है, और इस वजह से अगर आप यूके आना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको आना चाहिए। तो मेरी डॉक्टर अपॉइंटमेंट जो है वो हो गई थी, वापस मैं घर आ गया हूँ। एंड मेरे को एक चीज रियलाइज हो रही थी कि यार जब आप यूके आने का प्लान करते हो ना, चाहे आप एज ए स्टूडेंट आ रहे हो, चाहे आप यहाँ पे जॉब करने के लिए आ रहे हो, चाहे आप यहाँ पे बिजनेस करने के लिए आ रहे हो, एक चीज कॉमन होती है कि आप इंडिया से दूर रहते हो। और जब आप इंडिया से दूर रहते हो ना, तो आप अपनी नहीं बल्कि अपनी फैमिली के बारे में भी जरूर सोचते हो। और वहाँ पे पेरेंट्स अगर आपके अकेले हैं तो सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, उनकी हेल्थ वाइज भी सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। तो काफी टाइम से हम यहाँ पे सेवा मनी जो है वो यूज कर रहे हैं। सेवा मनी इज डिजाइन टू टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स हेल्थ इन इंडिया वाइल यू आर
आर माइल्स अवे। सेवा मनी आपको एक पीस ऑफ माइंड देता है। आप फाइनेंशियली नहीं बल्कि हेल्थ वाइज भी पेरेंट्स को सपोर्ट करते हो। बहुत सारे पेरेंट्स लोगों के पास इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस होता है, लेकिन कईयों के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता है। और हेल्थ इंश्योरेंस की अपनी एक लिमिटेशंस होती है कि कई बार उसमें प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन जो है वो इंक्लूडेड नहीं होती है, या वो इमरजेंसी के टाइम पे काम नहीं आता है, वो बाद में आता है। लेकिन जो सेवा मनी है उसमें प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन जो है वो सारी कवर्ड है अप टू द एज ऑफ 90, प्लस आपके पेरेंट्स को 60 फ्री डॉक्टर कंसल्टेशंस मिलती है एवरी ईयर। भगवान ना करे अगर आपके पेरेंट्स वहां पे हॉस्पिटलाइज होते हैं तो आपको हॉस्पिटल कैश में 10,000 रुपीज पर डे की हेल्प मिलती है जब आप बिल्स जो है वो सबमिट करते हो अप टू 15 डेज। 24/7 इमरजेंसी हेल्पलाइन प्लस एम्बुलेंस सपोर्ट मिलता है। अप टू 50% ऑफ डायग्नोस्टिक, 20% ऑफ उनको फार्मेसी बिल्स में मिलता है। इसी के साथ साथ 8% कैशबैक ऑन मेडिकल स्पेंड्स। तो सारे बेनिफिट जो है वो आपके पेरेंट्स को मिलते हैं यहाँ पे। और इसको सेटअप करने का तरीका ना बहुत ही सिंपल है। आपको सिर्फ सेवा मनी की ऐप जो है वो डाउनलोड करनी है, वहां से अपने पेरेंट्स के लिए कार्ड ऑर्डर करना है। अब इस ऐप का एक्सेस आपके पास भी है और पेरेंट्स भी चाहें तो वहां पे डाउनलोड कर सकते हैं और उनके पास भी एक्सेस होगा। और सबसे अच्छी बात, ये जो कार्ड है ये पर्सनलाइज है, तो आप इस पे अपनी फोटो लगाओ, अपने पेरेंट्स की फोटो लगाओ। ये जो कार्ड है वो आप अपने इंडियन बैंक अकाउंट जो है वहां से आप टॉप अप कर सकते हो। फाइनेंशियली भी आप हेल्प कर रहे हो और हेल्थ वाइज भी उनकी हेल्प हो रही है। और ये जो कार्ड है वो वहां पे एवरीडे स्पेंडिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो है ना कितनी बढ़िया बात। तो हम लोग काफी टाइम से यहाँ पे सेवा मनी जो है वो यूज कर रहे हैं और अपने पेरेंट्स की हेल्थ जो है उसके लिए हमें एक पीस ऑफ माइंड है कि यार अगर हम यूके में रह रहे हैं, अगर आप यूके आने का प्लान भी कर रहे हो, तो पीछे अगर पेरेंट्स आपके अकेले हैं वहां पे तो उनको हेल्थ वाइज कैसे आप सपोर्ट करोगे, इस चीज का सबसे पहले सोचना पड़ता है। और इसी के साथ साथ अगर आप हमारा डिस्काउंट कोड यूज करते हो तो आपको फर्स्ट 3 मंथ्स जो है वो फ्री मिलते हैं। सेवा मनी का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप एक बार जरूर चेकआउट करना। यहाँ पे एनएचएस हेल्थ केयर की जो कंडीशन है वो ग्राउंड रियलिटी में आपको बता देता हूँ। देखो हेल्थ केयर यहाँ पे बहुत बेस्ट नहीं है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत ही अच्छा है, लेकिन कभी भी मुझे पर्सनली इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आई है। मेरे को यहाँ पे नोज की सर्जरी करवानी थी तो हमें इमरजेंसी में जाना पड़ा था। मुझे 1-2 घंटे में मेरा नंबर आ गया था। कोविड टाइम पे कभी कभार नंबर नहीं आ रहा था और अभी भी आज के टाइम पे हर एरिया में ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा आपको वेट करना पड़ता है। कई बार आपको 2 से 3 घंटे 4 घंटे में नंबर आ जाता है, कंसिडरिंग कि ये फ्री हेल्थ केयर है। फ्री मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप इंडिया में किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट होते हो, आईसीयू में 1-1 लाख रुपए पर डे का खर्चा है वहां पे, लेकिन यहाँ पे आपको वो चीज सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर आप जाते हो हॉस्पिटल में आपकी पूरी केयर की जाती है। आपसे ये नहीं पूछा जाता कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं या ये बिल हो गया और आपको ये बिल जो है वो अभी सबमिट करना है, तभी हम आपकी केयर करेंगे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि एनएचएस जो है वो काफी अच्छा है यहाँ पे। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बेस्ट है। देखो इंडिया में क्या है कि प्राइवेटाइज्ड है, आप जाओ पैसे दो और आपका उसी टाइम इलाज हो जाता है। यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा आपको डिले हो जाता है, थोड़ा टाइम आपको लग सकता है अपॉइंटमेंट मिलने में। इसके बाद अगर आप यहाँ पे स्किल्ड वर्कर वीजा पे आने का प्लान कर रहे हो तो आपको पता होगा यूके में कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। आपकी ऑन पेपर जो सैलरी आपको दिखती है वहां पे इंडिया में कि मान लो यहाँ पे 50 लाख का पैकेज है, 70 लाख का, 80 लाख का पैकेज है, आपको ये देखना पड़ेगा आप कौन सी ब्रैकेट में फॉल कर रहे हो। अगर आप 40% ब्रैकेट में फॉल कर रहे हो तो आपकी इन हैंड जो सैलरी आने वाली है वो बहुत कम आने वाली है, 60% सैलरी आएगी, तो आपको 40% यहाँ पे टैक्स देना पड़ जाएगा। उसी के साथ साथ यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑलरेडी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, जैसे कि यहाँ पे हाउस रेंट हो गया, या अगर आप यहाँ पे घर लेने का प्लान करते हो तो मॉर्गेजेस जो है वो काफी बढ़ चुकी है पहले से। अभी धीरे धीरे और बेटर हो रही है क्योंकि ये 6% तक चला गया था यहाँ पे रेट, अभी ये धीरे धीरे 3.75-4% तक आ गया है। इसी के साथ साथ यहाँ पे ग्रोसरीज, ट्रैवल कॉस्ट, साथ साथ हाउस रेंट, काउंसिल टैक्स, तो बहुत तरीके के टैक्सेस और डायरेक्ट डेबिट्स जो हैं वो आपके अकाउंट से ऑलरेडी यहाँ पे लग जाते हैं आप जैसे ही यूके में कदम रखते हो। तो इसीलिए आपको प्लानिंग करनी है कि आप यहाँ पे लंदन में जॉब ढूंढ रहे हो। अगर आप लंदन में जॉब लेते हो तो वहाँ पे सैलरीज कितनी है, अगर आप आउटसाइड लंदन लेते हो तो वहाँ पे सैलरीज कितनी है। अब अगर मैं मोटा मोटा आपको बताऊं ऑन एन एवरेज, मैं जनरली आपको एक रफ आइडिया ही दे रहा हूं, अगर आप लंदन में जॉब लेते हो तो आपको करीबन मिनिमम मैं कह रहा हूं आपको यार आपकी 70-80 हजार सैलरी तो होनी चाहिए ताकि आप वहां पे एक मैनेज कर सको अपनी लाइफ। अगर आप यहाँ पे फैमिली के साथ आ रहे हो तो डुअल इनकम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है लंदन में एक अच्छी लाइफ रहने के लिए। अगर आप आउटसाइड लंदन आ रहे हो तो 40-50,000 स्टार्टिंग सैलरी में भी आप यहाँ पे मैनेज कर लोगे। मैनेज मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप यहाँ पे लग्जरी लाइफ नहीं जी पाओगे 40-50,000 में भी, क्योंकि बहुत प्राइसेस बढ़ चुके हैं भाई यहाँ पे। मतलब यहाँ पे क्या इंडिया में भी प्राइसेस बढ़ चुके हैं। अगर इंडिया की बात की जाए कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा है। अभी हमारे फ्रेंड्स इंडिया से होके आए हैं, उन्होंने हमें बताया कॉफी शॉप में गए थे वो, वहां पे 350-400 रुपए की एक अच्छी कॉफी है। यहाँ पे क्या रेट है,
3 पाउंड, 3.5 पाउंड, 4 पाउंड, उससे कम में भी मिल ही जाएगा आपको कहीं ना कहीं। तो सेम रेट पे आपको इंडिया में भी कॉफी मिल रही है। तो आप देख सकते हो कि इंडिया की कॉस्ट ऑफ लिविंग और यहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग में फिर कितना ही डिफरेंस हुआ। इसी के साथ साथ यूके में पीआर से रिलेटेड भी काफी सारे अपडेट जो है वो अभी आए थे रिसेंटली। फरवरी में यहाँ पे एक न्यू अपडेट आने वाली है जिसका हर कोई यहाँ पे वेट कर रहा है कि भाई आईएलआर जो है वो 5 साल रहेगा या 5 साल से 10 साल हो जाएगा। वैसे इन्होंने पब्लिकेशन जो है वो कर दिया, सारा कंसल्टेशन में है अभी, लेकिन फाइनल अपडेट नहीं आई है। इन्होंने बोला था कि 2026 में फरवरी में फाइनल अपडेट जो है वो आएगी। उसमें क्या है, आपका जो आईएलआर है वो 5 साल से हटाकर 10 साल कर दिया जाएगा और केयर वर्कर वीजा का तो 15 साल और कहीं कहीं वीजास का तो 20 साल कर दिया जाएगा। और ये पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से है, क्योंकि अगर रिफॉर्म पार्टी आ जाती है, अगर यहाँ पे जनरल इलेक्शन हो जाते हैं, क्योंकि जो चांसेस लग रहे हैं अभी यहाँ पे इलेक्शंस के, अगर जनरल इलेक्शन हो जाते हैं और रिफॉर्म पार्टी अगर यूके में आ जाती है तो उन्होंने बोला कि आईएलआर हम स्क्रैप कर देंगे, मतलब कि आईएलआर होगा ही नहीं। आप अगर वहाँ पे वर्क वीजा पे हो तो आपको हर बार वीजा जो है वो एक्सटेंड करते रहना पड़ेगा, आपको कभी आईएलआर नहीं मिलेगा, क्योंकि आईएलआर पे काफी सारे लोग यहाँ पे बेनिफिट्स देते हैं। आई डोंट नो कहाँ से ये नंबर्स आए हैं, बट ऑब्वियसली उन्होंने बोला है। तो इसीलिए यूके में अगर आप लोग आने का प्लान कर रहे हो तो ये सारी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। यूके में कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि आपको ऐसे स्टोर्स ढूंढने पड़ते हैं जहाँ पे आपको थोड़े कम प्राइस में बेटर सामान मिल जाए। अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे होम बार्गेन्स पे। यहाँ पे रेट जो है वो काफी अच्छा होता है। अगर आपको घर की आइटम चाहिए तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हो। ऐसे स्टोर्स पे आपको जो हाउस होल्ड चीजें होती है, घर के जो ग्रोसरी का सामान होता है, वो काफी ज्यादा यहाँ पे अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाता है। जैसे ऑल्डी, लिडल हो गए या एजडा हो गया, टेस्को हो गया, ऐसे स्टोर से हम लोग जो है वो शॉपिंग करना जो है प्रेफर करते हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है ना यहाँ पे, आपको कहीं ना कहीं से तो पैसे सेव कर रही है। इसी के साथ साथ अगर आप यूके में बिजनेस करने के लिए आना चाहते हो तो यहाँ पे आ सकते हो, बहुत अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पे। लेकिन ये चीज का ध्यान रखना कि यहाँ पे टैक्सेस जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं और आपकी वर्ल्ड वाइड इनकम पे यहाँ पे टैक्स लग सकता है। इसीलिए बहुत सारे जो मिलियनियर्स हैं, बिलियनियर्स हैं, वो यूके से मूव हो रहे हैं, क्योंकि उनकी वर्ल्ड वाइड इनकम पे यहाँ पे टैक्स लग रहा है और टैक्स जो है वो बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए मिलियनियर्स, बिलियनियर्स क्या करते हैं, वो सीधा जाते हैं दुबई या किसी ऐसी कंट्री में जहाँ पे वो टैक्स एफिशिएंट तरीके से अपना बिजनेस जो है वो रन कर पाए। तो जो बिजनेस ओनर्स हैं उनको यहाँ पे हाई टैक्स देना पड़ता है और लेस फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है उनको। कॉर्पोरेशन टैक्स इज हायर देन बिफोर। डिविडेंड टैक्स जो है वो भी बहुत हाई है। उतना टैक्स एफिशिएंट नहीं है अब यहाँ पे बिजनेस करना जितना पहले कुछ सालों में था। इसी के साथ साथ कॉस्ट ऑफ रनिंग अ बिजनेस हैज आल्सो गॉन अप। ऑफिस रेंट, स्टाफ सैलरीज, एनर्जी बिल्स, प्रोफेशनल सर्विसेज यानी कि अकाउंटेंट्स या लॉयर्स, टैलेंट हायरिंग इज आल्सो एक्सपेंसिव। स्किल्ड वर्कर अगर आप यहाँ पे हायर करना चाहते हो तो आपको बहुत ज्यादा पे करना पड़ेगा, सैलरीज बहुत हाई है। स्पॉन्सरिंग इंटरनेशनल टैलेंट इज कॉस्टली। इसी के साथ साथ यहाँ पे रेगुलेटरी और कंप्लायंस के इश्यूज भी बहुत आते हैं बिजनेस में। पहले के टाइम के हिसाब से इस टाइम पे कोई नया बिजनेस खोलना, उसको चलाना, उसको रन करना और प्रॉफिटेबल बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे मेंटल हेल्थ के बारे में, क्योंकि जब आप अब्रॉड मूव होते हो ना, सिर्फ पैसे के लिए नहीं होते हो, आप यहाँ की लाइफस्टाइल और भी चीजों के लिए मूव होते हो, तो उसी के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग अपनी फैमिली के साथ इंडिया में रह रहे होते हैं, उनको लगता है कि बाहर की लाइफ आजकल सोशल मीडिया की वजह से बहुत ज्यादा ग्लैमरस दिखाई जाती है कि इंस्टाग्राम पे यार ये लोग ये ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, ये वाली नई गाड़ी ले रहे हैं, ये वाला नया घर ले रहे हैं, वहाँ की लाइफ ऐसी है, वहाँ की लाइफ वैसी है। लेकिन ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। कई बार क्या होता है, आपकी लाइफ इंडिया में भी बहुत अच्छी चल रही होती है, आपकी सैलरीज वहाँ पे बहुत अच्छी है, आप अपनी फैमिली के साथ रह रहे हो, आपका सब कुछ सेटल्ड है वहाँ पे, लेकिन आप ऑनलाइन सोशल मीडिया में देख के ये सोचते हो कि यार बाहर जाना जो है वो बहुत ही बढ़िया है, वहाँ पे तो बहुत लोग एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर आके बहुत लोगों की मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। हमें यहाँ पे 10-12 साल हो चुके हैं, तो हमें यहाँ पे अब अपना घर लगता है, तो हमारी यहाँ पे काफी सारी फैमिली है, तो इसलिए हमें इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ पे किसी को जानते भी नहीं होते और अब्रॉड मूव होने का प्लान करते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो अपनी फैमिलीज को मिस करते हैं। तो जैसे ही मैंने आपको बताया था ना, पहली चीज कि आपका पर्पस क्या है बाहर मूव होने का, सैलरी पर्पस है या फैमिली है, या फैमिली को सपोर्ट करना है बैक होम, या फिर आपका वर्क प्लेस कल्चर जो है वो इंडिया में बहुत अच्छा नहीं है, आपको एक हाइक नहीं मिल रही है, आप पिछले कुछ सालों से एक ही जॉब में हो और आपको कुछ वहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है, इसलिए आप बाहर आने का प्लान कर रहे हो। तो उस हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि आपको अब्रॉड मूव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। विंटर के टाइम पे यहाँ पे हमेशा ग्लूमी रहता है वेदर, रेन हमेशा होती रहती है और बादल जो है वो हमेशा रहते हैं, सनशाइन बहुत कम निकलती है। तो अगर आपको उससे डील करना आता है या उससे डील करने में आपको प्रॉब्लम नहीं है तो डेफिनेटली वेलकम टू द यूके। बट अदरवाइज आपको और भी कंट्रीज जो है वो एक्सप्लोर करनी चाहिए आज की डेट में। यूरोप में भी बहुत ऐसी कंट्री है जहाँ पे आप जाने का प्लान कर सकते हो। हम लोग यूके में रहते हैं, इसलिए मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि भाई यूके तो बहुत ही अच्छा है, आपको यही आना चाहिए। जब अच्छा था, जो चीज अच्छी थी वो भी हमने आपको बताई है अपनी वीडियोस में, जो चीज अच्छी नहीं है वो
भी हम आपको बताते हैं अपनी वीडियोस में। तो ग्राउंड रियलिटी क्या है वही मैं आपको बताने की ट्राई करता हूँ। इसलिए यूरोप की भी बहुत ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे आप जाने का प्लान कर सकते हो। दुबई भी आजकल बहुत लोग जा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि वहाँ का वेदर आपको सूट करता है, वहाँ का क्लाइमेट आपको सूट करता है, दुबई में आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या दुबई में आपकी कोई जॉब अच्छी लग सकती है, तो दुबई भी बहुत अच्छा है। इंडिया भी इस टाइम पे बहुत जो है वो ग्रो कर रहा है, वहाँ पे भी बहुत अच्छी सैलरीज मिल रही है लोगों को। वहाँ की भी लाइफस्टाइल एक बहुत अच्छी आप बना सकते हो अगर आपकी सैलरी अच्छी खासी है। यूके में 3,000 पाउंड सैलरी सुनने में बहुत अच्छी लगेगी आपको कि 3 लाख सैलरी है, लेकिन उसमें से काउंसिल टैक्स, रेंट, ग्रोसरी, एनर्जी बिल और भी तरह तरह के डायरेक्ट डेबिट्स, टीवी लाइसेंस, अगर आप टीवी देख रहे हो यहाँ पे टीवी लाइसेंस देना पड़ता है, और भी बहुत चीजें हैं। तो आपको बच कुछ आके बहुत ही कम मिलता है एज कम्पेयर टू इंडिया में। अगर आप महीने का लाख रुपए भी कमा रहे हो तो लाख रुपए में ग्रोसरी का जो खर्चा है, वहां पे रहने का जो खर्चा है, वो कंपैरेटिवली काफी कम है। तो वहां पे आप ज्यादा सेविंग कर लेते हो। हाउसिंग क्राइसिस यहाँ पे अभी भी है। हाउस लेना यहाँ पे सिर्फ एक वॉर नहीं है बल्कि अनप्रिडिक्टेबल है। इसी के साथ साथ यहाँ पे हाउसिंग बिडिंग्स होती है। मान लो आप कोई पुराना घर लेने जा रहे हो, अगर वो 300,000 का लगा हुआ है तो उस पर बिडिंग होती है कि कौन कितना देना चाहता है, 350 देना चाहता है, 360, और ये नंबर भी आपको एस्टेट एजेंट बताते नहीं है कि दूसरे ने कितना ऑफर डाला है। आपको अपना ऑफर जो है वो हायर डालना पड़ता है। तो बिडिंग वॉर जो है वो हाउसिंग में बहुत ज्यादा है। मॉर्गेज रेट जो है वो काफी हाई है। हेल्थ केयर एक्सेस की रियलिटी ये है कि एनएचएस में डीले जो है वो बहुत ज्यादा है। अपॉइंटमेंट मिलने में बहुत टाइम लग सकता है। वीजा रूल जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। यहाँ पे पीआर के बहुत कंसर्न्स हैं कि पीआर मिलेगा या नहीं मिलेगा। यहाँ पे मेंटल लोड यहाँ पे बहुत है कि भाई पेरेंट्स वहां पे उनकी एज होती जा रही है, तो उसको कैसे डील करना है कि आपको इंडिया वापस जाना है या यहाँ पे रहना है। सेविंग कितनी करनी है, सेविंग वर्सेज रेंट वर्सेज फ्यूचर, आप हमेशा सोचते ही रह जाते हो। तो एट द एंड मैं आपको यही बोलूंगा कि यूके इज ग्रेट फॉर स्टेबिलिटी बट नॉट फॉर क्विक वेल्थ। यहाँ पे अगर आपको पैसा कमाना ना बहुत ज्यादा, तो उसके लिए यूके नहीं है। बट अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में तो वो यूके बेस्ट है उसके लिए। वेल्थ क्रिएशन यहाँ पे जरूर है, थोड़ी सी स्लो है, लेकिन लाइफस्टाइल यहाँ पे स्टेडी है। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप रियल एस्टेट में पैसे लगा के फास्ट ग्रोथ लेना चाहते हो तो वो ये नहीं है। उसके लिए आपको दुबई जाना पड़ेगा। तो ये थी यूके की ग्राउंड रियलिटी। इसी के बेसिस पे आपको डिसाइड करना है कि आपको यूके आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। हर किसी का पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल जो चॉइस होती है वो डिफरेंट होती है। इसलिए कोई किसी को ये नहीं बता सकता कि आपको किस कंट्री में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। उस कंट्रीज के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि आपको जरूर आना चाहिए यहाँ पे। तो सारी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको यूके 2026 में आना है या नहीं आना है, या किसी और कंट्री को एक्सप्लोर करना है। तो होपफुली आपको इस वीडियो से काफी हेल्प मिली होगी। कोई भी आपके डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सेवा मनी का जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से चेकआउट कर लेना। एंड मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।